सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है ग्रेविटेशन, ये किस वर्ड से आया है? देखो ये जो वर्ड है ना ग्रेविटेशन, ये ग्रीक वर्ड से आया है ग्रेविस। ठीक है, एक वर्ड है ग्रेविस। ग्रेविस का मतलब होता है भारी होना, ठीक है, किसी चीज का हैवी होना। तो आमतौर पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि कोई बॉडी जो है वो भारी महसूस होती है तो वो किसी फोर्स की वजह से हो रही होती है जो कि अर्थ उसके ऊपर अप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई न्यूटन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन न्यूटन ने उसको सही तरीके से मॉडिफाई करा, सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखो ग्रीक से चला आ रहा है ग्रेविस। ग्रेविस मतलब किसी चीज का हैवी होना, भारी होना, और उसी ग्रेविस से ग्रेविटी या ग्रेविटेशन बनती है। यानी कि हम ये बात तो समझते थे कि बॉडी को जो है वो जमीन अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो हमें भारी महसूस होती है, ठीक है ना। लेकिन जो आप सुनते होंगे कि ग्रेविटेशन में जो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है वो न्यूटन का है। तो न्यूटन ने आखिर ऐसा क्या किया ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जो कि एक्चुअल वाकया है, जो कि न्यूटन के साथ हुआ था। देखो न्यूटन जो है ना, न्यूटन का हमेशा से ऐसा मानना था कि ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो कि चीजों को जमीन की तरफ खींचती है, नंबर वन। नंबर टू, ग्रेविटी ही वो फोर्स है जिसकी वजह से जो मून है वो हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, या हमारी अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। न्यूटन का हमेशा से ऐसा मानना था, लेकिन लोग समझते थे कि नहीं, ग्रेविटी अर्थ के अंदर है और सिर्फ अर्थ ही चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, तो सिर्फ वो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल के ऊपर लग रही है, क्योंकि न्यूटन का जब भी नाम आता है और सबसे मशहूर कोई किस्सा होता है तो वो होता है एक एप्पल के गिरने का। ठीक है ना, कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी जब उसने एक सेब पेड़ से गिरते हुए देखा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अक्सर मजाक में कहते हैं कि वो उस दिन सेब क्यों गिरा, पेड़ क्यों नहीं न्यूटन के ऊपर गिरा, इसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, इसकी वजह से हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में। लेकिन हकीकत यह है कि अगर न्यूटन नहीं होता तो फिजिक्स जितनी आसान आज है, जितना इससे हमें फायदा हो रहा है और जितना हम इसको समझ सकते हैं, उतना शायद बिना न्यूटन के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये न्यूटन का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इन फिजिक्स। तो वाकया कुछ यूं है कि न्यूटन इस पर काम तो कर ही रहा था कि किसी तरीके से साबित करे कि जो ग्रेविटेशन बॉडीज को खींचती है अर्थ की तरफ, वही ग्रेविटेशन जो है वो रिवॉल्व कराती है मून को अराउंड अर्थ। ठीक है ना, तो गया हुआ था न्यूटन अपनी बहन के, ठीक है ना, अपनी बहन क्या गया हुआ था न्यूटन। और मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट तो जाते ही नहीं है, लेकिन न्यूटन उन साइंटिस्ट में से जो बाकायदा एक फैमिली मैन था और जो है वो फैमिली को टाइम भी देता था और अपना ये काम भी करता रहता था। ठीक है ना, तो बहरहाल वो अपनी बहन के घर पे गया हुआ था और गार्डन में था जहाँ पे उसका भांजा जो है वो खेल रहा था। ठीक है ना, और वो क्या खेल रहा था कि उसने एक रस्सी के साथ एक बॉल बांधी हुई थी और वो उस बॉल को घुमा रहा था। ठीक है ना, रस्सी से उस बॉल को घुमा रहा था। तो अब जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट लोग हैं तो इनके दिमाग में जो इनका काम होता है ना वो चलता रहता है, और जो मिसालें इर्द गिर्द होती हैं उनको ग्रैब करके एक्सप्लेन करते हैं अपने जो भी वर्किंग चल रही होती है। उसी वक्त वो देखता है कि एक सेब जो है वो पेड़ से गिरता है। ठीक है ना, सेब जमीन की तरफ गिर गया, और उसी वक्त वो अपने भांजे को भी ऑब्जर्व कर रहा था कि भांजा क्या कर रहा है, एक बॉल को उसने बांधा हुआ है रस्सी से और गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है लगातार। तो बस उसी टाइम ना क्लिक करके उसके दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि अच्छा ये होता है। ठीक है ना, ये होता है। यानी कि देखो जब सेब को अर्थ ने खींचा तो वो जमीन की तरफ गिर गई, लेकिन मून क्यों रिवॉल्व करता है? वो इस वजह से रिवॉल्व करता है क्योंकि कोई ना कोई स्पीड, कोई ना कोई वेलोसिटी होती है जो कि मून को इन स्टेट ऑफ मोशन रख रही है, यानी कि अर्थ उसे अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन उस अट्रैक्शन के बावजूद जो मून है उसके पास एक फोर्स है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और ये आइडिया उसे किससे मिला? ये आइडिया उसे अपने भांजे से मिला कि उसने देखा कि आमतौर पर हम जब किसी चीज को घुमा रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं आ रही होती, बल्कि क्या कर रही होती है, गोल घूम रही होती है। क्योंकि गोल घुमाने से पहले हम उसे एक वेलोसिटी देते हैं एक्स्ट्रा, और फिर उस वेलोसिटी की वजह से वो बॉडी क्या करती रहती है, हमारी खींचने के बावजूद रिवॉल्व करती रहती है। तो इस तरीके से न्यूटन ने इस बात को साबित करा कि भाई जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है सेब के ऊपर, जो सेब को गिरा रही है जमीन की तरफ, ये वही ग्रेविटी है जो मून को रिवॉल्व करा रही है अराउंड अर्थ। ठीक है ना, और फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन थी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैट्रिक लेवल पे हमें उन्हें डिस्कस करना नहीं है। वो इंशाल्लाह आप लोग जब 9th लेवल के ऊपर हमें डिस्कस करना नहीं है, वो इंशाल्लाह जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो इन डेप्थ स्टडी करोगे कि फॉर्मूला कहां से आ गया, ये ड्राइव कहां से कर लिया। लेकिन हाँ, इन सब के बाद ये बात समझ में आ गई कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में नहीं है, बल्कि ग्रेविटी इस यूनिवर्स की हर दो बॉडीज के दरमियान में। और यही ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है। ठीक है ना, ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो इस यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है,
और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करा हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है था न्यूटन का, वो था न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी स्टेटमेंट समझेंगे और फिर मैथमेटिक्स और एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब याद है ना, एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी अपने आप बढ़ जाती है, तो ऐसे रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी कि जो दोनों बॉडीज हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके आंसर जितना बड़ा आएगा ये फोर्स उतनी ज्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अपोजिट काम करती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि जितना उन दोनों बॉडीज के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसका अगर स्क्वायर करें तो जितना बड़ा आंसर आएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के जितना बड़ा आंसर आएगा, ये फोर्स उतनी छोटी होगी। यानी कि वो फोर्स जो कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उन बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं, एक बॉडी हो जाएगी m1, एक हो जाएगी m2। तो लेट से m1 जो है वो छोटी वाली बॉडी है, m2 जो है वो बड़ी वाली बॉडी है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, तो दोनों के सेंटर सपोज कर लेते हैं। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल m1 का सेंटर, ये हो गया m2 का सेंटर, ठीक है। वहां से एक लाइन मैंने बना ली रेफरेंस के तौर पे, ताकि इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को नाप सकूं। तो जो m1 से m2 के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस है वो हो जाएगा r, ठीक है ना। और याद रखो डिस्टेंस हमेशा दोनों बॉडीज के सेंटर से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं कि जो एक्चुअल सेंटर होता है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का होता है, यहाँ का नहीं। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस होगा, नहीं, बल्कि जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होता है दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का, जिसे हम शो कर रहे हैं आर से, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी इस बात को समझ लेते हैं। जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा, m1 को मल्टीप्लाई कराएंगे m2 से। तो डायरेक्टली रिलेटेड ऐसे ही आमने सामने लिख देते हैं, यानी कि जितना बड़ा आंसर आएगा m1 m2 के मल्टीप्लाई होने का, उतना ही बड़ा आंसर आएगा फोर्स का। ये लॉ का हमारा पहला पार्ट था। लेट से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब जो दूसरा पार्ट था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो जितना भी दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है r, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और इनवर्सली का मतलब अपॉन में लिखा जाता है। तो f प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, f लिखा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो कंबाइन करेंगे तो बनेगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके f प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अब ये बात हम जानते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है और कोई कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैपिटल G है और कैपिटल G ही रहता है, जबकि जो कांस्टेंट है क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पूरी यूनिवर्स में सेम रहती है, जो कि लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने मालूम की थी। और कैवेंडिश ने जो वैल्यू मालूम करी थी इस कैपिटल G की, वो है 6.67 10 रेज टू दी पावर -11। बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी कि 0.000067, मतलब 10 जीरो के बाद 667 आएगा। और यही कांस्टेंट वो वैल्यू है कि इतनी छोटी वैल्यू है कैपिटल G की कि इससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर का जितना बड़ा भी आंसर होगा ना, जब वो इस G से मल्टीप्लाई होता है तो f ऑलमोस्ट ना होने के बराबर आता है। यानी कि आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये मोबाइल की स्क्रीन आपको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही है, आप मोबाइल की स्क्रीन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा आपस में, दीवार की तरफ आप क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे, कुर्सी पे जिससे बैठे हो आपको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही। तो सारी वजह यही है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ना, ये इस कैपिटल G की बहुत ही स्मॉल वैल्यू होने की वजह से बहुत छोटी होती है।
जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, बल्कि इस कैपिटल जी की वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको महसूस हम फोर्स को सिर्फ तभी कर सकते हैं जब मासेस बहुत ज़्यादा बड़े हों, जैसे कि अर्थ और एप्पल के दरमियान में, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। फिर जो अर्थ है और मून है उनके दरमियान में, क्योंकि दोनों के मासेस ज़्यादा हैं। या अर्थ और सन के दरमियान में, क्योंकि दोनों के मासेस ज़्यादा हैं। तो याद रखो, हम क्यों नहीं इसको डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते, क्योंकि जो कैपिटल जी की वैल्यू है ना, जो वो बहुत छोटी वैल्यू है, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करा दो मासेस चाहे जितने भी हों, तो ऑलमोस्ट जी से मल्टीप्लाई होने के बाद जो एफ का आंसर आता है वो बहुत स्मॉल आता है। अब दूसरा जो सवाल है कि भाई अगर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये अर्थ ही क्यों एप्पल को अपनी तरफ गिराती है, एप्पल क्यों नहीं अर्थ को ऊपर की तरफ उठा लेता। तो इसका जवाब अभी दे देते हैं भैया आपको। बात यह है कि लेट से जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपनी तरफ, वो फोर्स हो जाएगी एफ ई। एफ ई का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी तरीके से जो एप्पल है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स अर्थ, और एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एप्पल अर्थ की तरफ, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है एफ ए, जिससे अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है एप्पल। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, मास ऑफ बॉडी के। ठीक है ना, ये गलती से डायरेक्टली लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना बॉडी का मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगी, यानी कि मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी कम। तो इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये देखो कि मास ऑफ अर्थ जो है वो मास ऑफ एप्पल से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो जितना मास उतना एक्सेलरेशन कम, तो एक्सेलरेशन कम ही होगी अर्थ में, तो जो है वो अर्थ ही एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी अपनी फोर्स की वजह से, ना कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो ये भी एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक एग्जाम्पल भी रीजनिंग में शामिल कर दी जाए। सो दैट्स इट। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बिल्कुल काम की होगी और ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ चुका होगा। ठीक है ना, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको जो वाकयात है उसे समझाने की कोशिश करूं, मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, एग्जाम्पल समझ में आ जाए। कुछ सवाल है जैसे वो एप्पल और मून वाला था कि भाई एप्पल क्यों अर्थ को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहा, तो वो सब मैंने कोशिश करा के समझा सकूं, और आई होप मैं कामयाब हो गया हूँगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।